नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि प्रसार, कृषि विज्ञान केंद्र प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। आज हम लोग बात करेंगे मधुमक्खी पालन पे। तो मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो हमारे पूरे भारत देश में होता है। भारत मधुमक्खी पालन में काफ़ी अच्छा पोजीशन रखता है और पूरे विश्व का लगभग 8वां स्थान रखता है अपने शहद उत्पादन में। भारत में मधुमक्खियाँ जो पाली जाती हैं वो अधिकतर मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में या ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे वन अधिक हैं। हम लोग उत्तर भारत में हैं और मैं स्पेशली उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूँ, तो हम लोग बात करेंगे इस क्षेत्र में मधुमक्खी पालन के लिए। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि कौन सी ऐसी मधुमक्खियाँ हैं जो कि पालने योग्य होती हैं। मधुमक्खियाँ पालने योग्य हम लोगों के क्षेत्र में सिर्फ एक ही मधुमक्खी है जो कि पालने योग्य होती है। उसको हम बोलते हैं यूरोपियन बी या इटालियन बी, या उसको मेलिफेरा भी बोलते हैं, मैली के नाम से भी जानी जाती है। बाकी जितनी भी मधुमक्खियाँ होती हैं भारत में जो पाई जाती हैं, चाहे वो सारंग हो जिसको डोरसाटा भी बोलते हैं, इंडियन बी हो। सारंग की उत्पादन क्षमता तो ज़्यादा है लेकिन वो एग्रेसिव मधुमक्खी के रूप में जानी जाती हैं और वो मधुमक्खियाँ डंक ज़्यादा मारती हैं और लोगों को परेशान भी ज़्यादा करती हैं। अगर उनको कोई परेशान कर देता है, उसके आक्रमण से लोग परेशान हो जाते हैं, तो इस वजह से वो मक्खी नहीं पाली जाती है। मेलिफेरा क्या होती है कि वो बहुत शांत मधुमक्खी होती है। उसको जब तक आप बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ते हैं वो डंक नहीं मारती है, उससे नुकसान भी नहीं होता है और इससे उत्पादन भी लगभग एक बॉक्स से एक साल में वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लगभग 20 किलोग्राम से लेकर के 40 किलोग्राम तक उत्पादन हो जाता है। उत्पादन की अगर हम बात कर लें तो ये उत्पादन डिपेंड करता है आपके यहाँ फूल की स्थिति क्या है। हमारे यहाँ उत्तर भारत में लगभग जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे फूल जो है मधुमक्खी पालन में वो सबसे ज़्यादा फूल सरसों से आता है। सरसों की ही सबसे ज़्यादा शहद इकट्ठा होती है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि सरसों जो है लगभग 15 दिसंबर से लेकर के 10 मार्च तक आपको सरसों इस क्षेत्र में मिलती है, अलग अलग समय अवधि के अनुसार। सरसों की खासियत ये भी है कि सरसों एक बार फूलना शुरू हो जाती है तो 1 महीने तक लगातार वो धीरे धीरे पहले नीचे फूलेगी, फिर वो जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसमें फ्लावर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो अगर एक बार सरसों एक जगह लगाई गई है तो वो सरसों 1 महीने तक लगातार फ्लावरिंग देती रहती है, तो इससे मधुमक्खियाँ उस पर जाती हैं। हमारे यहाँ जो सरसों लगती है वो अलग अलग स्टेज पे लगती है, तो इसलिए हमारे यहाँ सरसों जो है वो लगभग 2 से 2.5 महीने का फसल हो जाता है और सरसों ही मुख्य कारण होती है शहद उत्पादन के लिए। उसके बाद हमारे यहाँ जो शहद उत्पादन होता है वो यूकेलिप्टस से ज़्यादा होता है। तो यूकेलिप्टस क्या होता है कि वो सरसों से पहले का समय होता है, नवंबर के महीने में लगभग यूकेलिप्टस अक्टूबर से नवंबर के महीने में हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आप हमारे यहाँ जो शहद उत्पादन होगा वो नवंबर से लेकर के लगभग मान के चलिए मार्च तक का होता है। तो ये लगभग 3 महीने 4 महीने का समय होता है जिसमें शहद प्राप्त होती है। उसके बाकी बचे जो महीने होते हैं लगभग 7 से 8 महीने जो होते हैं वो शहद उत्पादन नहीं होता है उस समय में। तो उस समय आपको अपने मक्खियों को जिंदा रखने के लिए अलग अलग जगहों पे रखना पड़ता है और उनको राशन पानी देना पड़ता है। तो हमारे उत्तर भारत में एक ये समस्या भी है कि हमारे यहाँ फूल कम है, या फूल जो हैं अगर हम माइग्रेट कराते हैं, जैसे मान लीजिए कि जिस क्षेत्र में मक्के की खेती होती है, बाजरे की खेती होती है या सनफ्लावर सूरजमुखी की खेती होती है, इन क्षेत्रों में अगर हम अपने बॉक्स को माइग्रेट कराते हैं, एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह हम ले जाते हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। वहाँ पे आप इस 4 महीने के पीरियड को आप 6 महीने कर सकते हैं, 7 महीने कर सकते हैं। जितना पीरियड ज़्यादा जाएगा उतना ही शहद का उत्पादन होगा। अगर हम 4 महीने की बात करेंगे कि अगर 4 महीने का हमारा विंडो पीरियड है, 4 महीने में ही हमें शहद लेनी है, तो उस स्थिति में आपको 20 से 25 किलोग्राम तक आप शहद एक बॉक्स से निकाल सकते हैं, ये मैक्सिमम है। और 1 किलो शहद का रेट इसमें 115 रुपये है। तो लगभग एक बॉक्स से आप 3000 के आसपास 3000 रुपये आप शुद्ध मुनाफा नहीं कमाते हैं, 3000 रुपये आप टोटल प्रॉफिट पाते हैं और एक बॉक्स पे लगभग 1500 रुपये खर्च हो जाता है आपका। तो आपका मोटा माटी मान के चलिए 1500 से 2000 के बीच में आप प्रॉफिट पाएंगे अगर हमारे यहाँ शहद उत्पादन कर रहे हैं उस क्षेत्रों में जहाँ पे 4 महीने का विंडो पीरियड है।
अगर ये विंडो पीरियड आपका बढ़ जा रहा है तो आपका मुनाफा उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। लेकिन समस्या ये भी होती है कि 3 ही महीने 4 ही महीने आपको उत्पादन मिलता है और ज़्यादा समय आपको मिलता नहीं है, तो आपका मन हताश हो जाता है। किसान 8 महीने खाली बैठा रहता है। तो इस स्थिति में क्या करे कि किसान खुद एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना ले कि सर्दी में इस व्यवसाय को करे और अदर सीजन में किसी दूसरे व्यवसाय को करेगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन से वो इन्वॉल्व भी रहेगा और उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। अब प्रश्न ये भी उठेगा कि ये तो ठीक है, चलिए इकोनॉमिक्स बता दिए, आप कौन सी मधुमक्खी पालना है वो बता दिए, अब इसको पालेंगे कब? तो मधुमक्खी पालन का सबसे बेहतर समय होता है जब मौसम स्टार्ट हो। मौसम स्टार्ट होने का मतलब ये होता है कि हमारे उत्तर भारत में मौसम शुरू होता है लगभग नवंबर महीने में, जब यूकेलिप्टस में यानी सफ़ेदा में जब फ्लावर आ जाते हैं, फूल आते हैं, तो उसी समय से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरुआत करी जाती है। इसलिए करी जाती है कि आप पैसा लगाते हैं, मान लीजिए नए बॉक्स आप खरीदे हैं, मधुमक्खी का कॉलोनी आपने खरीदा है, तो आपने पैसा लगाया है इतना है, तो अगर आपको त्वरित रूप से अगर प्रॉफिट नहीं होगा, आप उसको लगा करके कुछ दिन इंतजार करेंगे तब आप प्रॉफिट पाएंगे, तो आप हताश हो जाएंगे। इसलिए जब आप अगर नवंबर के महीने में आप अपना व्यवसाय स्टार्ट करेंगे तो आपको तुरंत प्रॉफिट मिलेगा और आपने जितना इन्वेस्टमेंट उसमें किया हुआ है वो इन्वेस्टमेंट आपका आधा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपका मन उसमें लगा रहेगा। इसलिए नवंबर के महीने में स्टार्ट करना चाहिए और आपको लगातार 4 महीने 5 महीने आपको प्रॉफिट मिलता है। फिर प्रश्न ये उठता है कि कितने बॉक्स से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक संभावना होती है कि हम कैसे करें। बहुत लोगों के प्रश्न ये होते हैं कि मधुमक्खियाँ डंक मारती हैं, उसको कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आपके ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, आप किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र पे जा कर के आप व्यावसायिक प्रशिक्षण होता है, आप व्यावसायिक प्रशिक्षण ले लें। जब तक आप प्रशिक्षित नहीं होंगे तब तक आप इस व्यवसाय को नहीं कर पाएंगे। आपको पहले प्रशिक्षण लेना है, फिर इस व्यवसाय को करना है, और इस व्यवसाय को करने के लिए आपको डर भगाना है। चूँकि मधुमक्खी है, डंक मारती है तो सही बात है, लेकिन अगर आप डरते रहेंगे तो नहीं मधुमक्खी पालन होगा, और ये मक्खियाँ आपको डंक नहीं मारेंगी इतना आसानी से। एक चीज़ ये भी प्रश्न उठता है कि शहद जो है वो जम जाती है, तो उसमें बहुत सारे लोगों को ये होता है कि शहद जम गई है तो ये शहद खराब हो गई है, अब इसमें कोई चीनी मिला दिया है। तो मैं आपको एकदम पूरी ईमानदारी से मैं बताना चाहूँगा कि शहद का जमना जो है शहद की खराबी की निशानी नहीं होती है। शहद पूरी तरीके से शुद्ध होती है, जो जमी हुई है और जो नहीं जमी हुई है वो डिपेंड ये करता है कि ये शहद निकाली किस पौधे से गई है। अगर हम सरसों की बात करते हैं तो सरसों की शहद पूरी तरीके से जम जाती है। आप सरसों की शहद एकदम मान के चलिए बर्फी की पीस की तरह आप चम्मच से निकाल के उसको खा सकते हैं। 14 डिग्री टेम्परेचर के नीचे जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर टेम्परेचर जाता है तो। और शहद जो हैं, जैसे लीची की शहद है, हमारे यहाँ अब अलग अलग शहद उत्पादित हो रही हैं, तो लीची की शहद है वो भी शहद लगभग आधी जम जाती है। शहद जमती क्यों है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो शहद जमती इसलिए है कि उसमें शहद में देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों शुगर बहुत ज़्यादा होते हैं। आप ग्लूकोज की बात करें तो आप देखते होंगे कि डब्बा मंगाते हैं ग्लूकोज का, आप उसको मिला करके पीते हैं, है ना, तो वो दाने दानेदार होता है। जब शहद जमती है तो ऐसे दाने दानेदार हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो जम जाता है। ठीक है, फ्रक्टोज भी काफ़ी मात्रा तक जमता है, लेकिन ग्लूकोज सबसे ज़्यादा जम जाता है। और लगभग मान के चलिए 65 से 70% का ग्लूकोज होता है, मतलब क्या बोलते हैं, शुगर होता है शहद में। तो उसकी वजह से उसको बोलते हैं सुपर नेचुरल शुगर, है ना, तो वो शुगर जम जाता है, इस वजह से शहद जमती है। हाँ, इसी की आड़ में कुछ लोग ये करते हैं कि चीनी का मिलावट करते हैं, तो उसको हमें ध्यान देना है। उसके लिए कई सारे परीक्षण हैं, उसको आप परीक्षण कर सकते हैं। परीक्षण में जैसे आप ये कर सकते हैं कि शहद आपने देखा, आपको शहद का परीक्षण करना है, तो आप एक गिलास पानी ले लीजिए, ऐसा गिलास हो जो कि ट्रांसपेरेंट हो, मतलब कांच का गिलास हो, उसमें आप पानी ले लीजिए, पानी एकदम ऊपर तक भर लीजिए और एक बूंद बूंद करके उसमें शहद गिराइए। जब बूंद बूंद करके आप शहद गिराएंगे तो उससे क्या होगा कि वो जब बूंद गिरेगी एकदम नीचे तक जाएगी, बैठेगी। बूंद गिरते हुए आप देखेंगे और नीचे जाके एकदम बैठ जाएगी और बैठी रहेगी थोड़ी देर तक, मतलब आप देखेंगे आधे घंटे तक वो शहद वैसे जमी रहेगी, बहुत धीरे धीरे वो गलना शुरू होगी। ठीक है, अगर शहद मान लीजिए आपने गिराया और वो शहद जल्दी से गलना शुरू है, 10 मिनट के अंदर पूरी शहद गल करके एकदम पानी में मिल गई है, तो आप समझ लीजिए इसमें चीनी की मिलावट है। और अगर वो शहद जाके बैठ जा रही है और काफ़ी देर बाद गल रही है, तब आप समझिएगा कि इसमें चीनी की मिलावट नहीं है और ये शुद्ध शहद है। क्योंकि चीनी क्या होती है, वो पानी में जाके तुरंत गलना शुरू हो जाती है, चाहे उसमें आप हिलाइए या ना हिलाइए, कुछ मत करिए। जब तक आप उस पानी को हिलाएंगे नहीं तब तक शहद जो है वो
उसमें घुलेगी नहीं। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरी तरीके से आप ये कर सकते हैं कि शहद की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तीसरा तरीका ये कर सकते हैं कि आप उसमें बर्निंग कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं। चीनी क्या है, वो चीनी बहुत ज़्यादा जल्दी से जल जाती है। तो जिस शहद में चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी, अगर उसमें आप आग लगाएंगे तो जल्दी जलेगी। और अगर शहद होगी तो उसमें आग जल्दी नहीं पकड़ेगा, बहुत स्लो आग पकड़ेगी। तो ये 2-3 प्रयोग हैं जो कि आप अपने घर पे कर सकते हैं अपनी शुद्धता को चेक करने के लिए। अब आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि चलिए ठीक है, हम मन बना लिए हैं कि मधुमक्खी पालन मैं करूंगा, लेकिन आपके मन में ये प्रश्न है कि ये बॉक्सेस कहाँ से मिलेंगे, ये मधुमक्खियाँ कहाँ से मिलेंगी, कितना रुपए का रेट है, ये सारी चीज़ें आप जान लें। तो देखिए, मधुमक्खी पालन के लिए लगभग सभी जिलों में अब मधुमक्खी पालक हो गए हैं। तो आप किसी भी मधुमक्खी पालक से संपर्क करके आप बक्से खरीद सकते हैं। बक्सों की जो कीमत इस समय चल रही है, पूरे एक बॉक्स की जो कीमत है वो लगभग 3500 रुपए के आसपास है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट है। हम लोगों के यहाँ का जो रेट चल रहा है वो लगभग 3000 से 3500 रुपए तक है। उसमें एक बॉक्स होगा, बॉक्स के साथ साथ फ्रेम होंगी, फ्रेम में मधुमक्खियां होंगी, एक रानी मधुमक्खी होगी और सारे उपकरण होंगे जो उसमें उपकरण लगते हैं। ये सारा आपका सामंजस्य हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आप बॉक्स खरीदने जाएं तो उसमें ये ध्यान दें कि जो ये बॉक्स आप परचेस कर रहे हैं उसमें आपको, मैं इसीलिए बताया कि ट्रेनिंग आपको कर लेनी चाहिए। जब बॉक्स आप खरीदते हैं तो उसमें आपको ये देखना है कि इसमें कितने अंडे हैं। आप फ्रेम निकालेंगे, 8 फ्रेम का एक बॉक्स होता है, आप उसमें से एक फ्रेम निकालिए, उसमें देखिए कि इसमें अंडों की संख्या कितनी है, उसमें लार्वा कितने हो गए हैं, उसमें रानी मक्खी है कि नहीं है, उसमें कोई बीमारी तो नहीं लगी है। तो ये सारा चीज़ आपको देखना है। जब ये सारी चीज़ आप देख लेंगे, कोई बीमारी नहीं है और रानी मक्खी मौजूद है, अंडे भी बराबर दे रहे हैं, तो वही आप खरीदें। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो आपको नुकसान होगा। और कोई भी व्यापारी है, जो कोई भी व्यक्ति आपको बॉक्सेस देगा, वो आपको लालच के लिए ज़रूर देगा। वो एकदम बताएगा कि नहीं नहीं, मेरी सारी मक्खियाँ सही हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ले जाइए। लेकिन आपको ये अपना विवेक लगा के लेना है कि नहीं, वही बॉक्स लेना है जिसमें मधुमक्खियाँ बेहतर तरीके से उनकी संख्या हो। और ये मैं आपको बता दूं कि एक बॉक्स में अगर 8 फ्रेम का बॉक्स है, लगभग 7000-8000 मधुमक्खियाँ होंगी उसमें। तो ये भी अनुमान लगा लीजिए कि इसमें मधुमक्खियाँ कितनी हैं। उसके बाद ये भी ध्यान देना है आपको कि एक बॉक्स में कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ हैं, क्योंकि ये जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो जानेंगे, लेकिन हम लोग मोटा मोटी आज जान लेते हैं। तो देखिए, एक बॉक्स में 3 तरीके की मधुमक्खियाँ होती हैं। एक रानी होती है, एक कमेरी होती है और एक मेल होता है। मेल या पुरुष मधुमक्खी, उसको ड्रोन भी बोलते हैं। तो रानी मधुमक्खी का काम होता है अंडे देना, वो अंडे देती रहती है। कमेरी मधुमक्खी का काम होता है कि वो रानी की सेवा करना, शहद इकट्ठा करना, पूरे छत्ते को मेंटेन करना। ये सारा जितना पूरा काम है, ये सारा काम कमेरी मधुमक्खी का होता है। जो ड्रोन या पुरुष मधुमक्खी होता है, उसका काम सिर्फ मेटिंग करना है, रानी के साथ मेटिंग करके वो प्रजनन के लिए रानी को तैयार करना, और ड्रोन का कोई काम नहीं होता है। एक मधुमक्खी का जीवन चक्र जो होता है वो 4 स्टेज से गुजरता है। सबसे पहले रानी अंडा देती है। रानी जो अंडा देती है वो लगभग एक दिन में 1500 से 2000 अंडे तक दे देती है, रानी अगर स्वस्थ है तब। और रानी अगर उम्र हो गई है, 1 साल के ऊपर हो गई, तब 1000 से 1500 अंडे देती है। अंडे से फिर लार्वा बनता है। लार्वा जो होता है, उसी समय ये तय कर दिया जाता है कि कौन रानी बनेगी, कौन इसमें से कमेरी मधुमक्खी बनेगी। लार्वा के बाद फिर प्यूपा आता है, और प्यूपा के बाद फिर वो एडल्ट के रूप में आते हैं, जिससे रानी बन जाती है। जिस लार्वा को मेंटेन किया जाता है और जिस लार्वा को बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं किया जाता, वो कमेरी बन जाती है। तो जिस लार्वा को रॉयल जेली खिलाते हैं लगातार कंटिन्यूअस, उससे जो है रानी मधुमक्खी पैदा होती है। और 3 से 4 दिन तक रॉयल जेली खिलाने के बाद जिसको नॉर्मल शहद या कुछ और भोजन दिया जाता है, वो उससे कमेरी मधुमक्खी बन जाती हैं। अब आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा, इतना सारी जानकारी दे दिए हैं तो एक चीज़ और बता दीजिए कि इसमें कोई रोग बीमारी तो नहीं आती है, कीड़े मकोड़े तो नहीं लगते हैं। तो ये जाहिर सी बात है, ये भी जानना जरूरी है। रानी मधुमक्खी एक ऐसी मधुमक्खी है जो कि प्रजनन के लिए है, ये जान ही रहे हैं। कमेरी मधुमक्खी वर्क करने के लिए है। तो कमेरी मधुमक्खियां अगर प्रभावित होंगी तो ज़्यादा नुकसान है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये ध्यान देना है कि हमें लगातार मॉनिटरिंग करते रहनी है अपने बॉक्सेस की। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो माइट की आती है। अगर हम बात करें समस्या की, माइट है, बरोइया माइट के नाम से एक माइट आता है, इतना छोटा सा एकदम होता है। माइट मतलब आप समझ लीजिए कि पैरासाइट है, एक्सटर्नल पैरासाइट।
वो मधुमक्खी के शरीर पे अगल बगल चिपक जाता है कहीं न कहीं और जाकर के खून चूसता है मधुमक्खी का। तो मधुमक्खी इससे बहुत परेशान होती है और धीरे धीरे खून चूस के सारे मधुमक्खियों को मारना शुरू कर देता है। तो जब इसका आक्रमण होता है तो मधुमक्खियां भागती भी हैं बहुत ज़्यादा, बक्से में नहीं आना पसंद करती। और सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र के लिए ये है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जैसे आप क्या बोलते हैं, सल्फर का स्टिक लगा दीजिए, ऐसे करके कई सारे उपकरण आते हैं। वो तो आप जब ट्रेनिंग करेंगे तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी उसमें। दूसरी आती है कि बीमारियां आती हैं। बीमारियों में अमेरिकन फाउल वार्ड करके एक बीमारी है, वो बीमारी हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आती है। अगर ऐसी बीमारी आ रही है तो इस बीमारी के निदान के लिए आपको साफ सफाई की बहुत ज़रूरत है और कुछ देसी इलाज हैं जो कि करने चाहिए, जैसे कि हमें टाइम टाइम पे आप अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन को पीस करके आप उसी अपने डब्बे के तलछटी पे आप रख दें तो क्या होगा, उसकी गंध से बहुत सारे रोग खत्म हो जाते हैं और कीट भी नहीं आते हैं। अगर आपको अपने बॉक्स में ये बीमारियां नहीं चाहिए, कीट पतंगे नहीं चाहिए, तो आपको हर चौथे पांचवें दिन आपको अपने बॉक्स को साफ करना है। रेगुलर मॉनिटरिंग आप करते रहें। ये सारी बीमारियां जब भी आती हैं तब इन्हीं सब कारणों से आती हैं कि आप साफ सफाई मेंटेन नहीं किए हैं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किए हैं। इसके बाद आप ये जान लीजिए कि ये जो शहद है ये पैदा तो आप कर लिए, इसको बेचेंगे कहाँ? तो बेचने के कई सारे तरीके हैं। आप थोक विक्रेता भी हैं। थोक विक्रेता मैंने आपको बताया कि 100 रुपये से 115 रुपये 130 रुपये तक का रेट इस समय जा रहा है, लेकिन ये रेट कम है मेरे हिसाब से भी और आपके हिसाब से भी। ठीक है, चूंकि मार्केट में जब आप शहद लेने जाते हैं तो 300 रुपये 400 रुपये किलो मिलती है, आपका शहद जाता है 115 130 रुपये में। तो आप रिटेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं शहद में। रिटेल मार्केटिंग के लिए आपको मशीन खरीदने की ज़रूरत होगी। मशीन की कीमत 2-2.5 लाख रुपए है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो 2-2.5 लाख रुपए में आपको प्रोसेसिंग मशीन मिल जाएगी जिसकी क्षमता लगभग 1.5 कुंटल के आसपास होगी। आप शहद प्रोसेस करके खुद शहद को आप फिल्टर करेंगे, उसमें जो पानी की मात्रा है उस पानी को मात्रा को कम कर देंगे। पानी की मात्रा शहद में लगभग 30% तक होती है, उसको आपको 17 से 18% तक लेके आना है। फिल्टर कर देना है शहद को, वैक्स का हटा देना है, शहद प्योर हो जाती है। और उसको अगर आप पैक करके बेचेंगे अपने ब्रांड के नेम से तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर एक चीज़ और कर लें, शहद आप अलग अलग फ्लोरा का अलग अलग इकट्ठा कर लें, जैसे मस्टर्ड की शहद अलग इकट्ठा कर लें, सीसम की शहद अलग इकट्ठा कर लें, यूकेलिप्टस की शहद अलग इकट्ठा कर लें, तो उससे आपको मार्केट ज़्यादा बेहतर मिलेगी। क्योंकि अब जो समय है वो फ्लेवर का समय है। फ्लेवर जब प्रकृति ने अलग अलग फ्लेवर आपको दिया है तो आप अलग अलग उसको इकट्ठा करें और अपनी मार्केटिंग करें। मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।